नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वक्त के बुलेटिन में। और चलिए बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आते हुए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब की मदद की है। जी हां, बाढ़ पीड़ितों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब की मदद की है। बताते चले कि किसानों को 100 क्विंटल गेहूं भेजा गया है उनके द्वारा, और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को गेहूं भेजने का काम किया है यूपी ने। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी मदद करके पंजाब को बड़ी राहत देने का काम किया है। 1000 क्विंटल गेहूं बीज सहायता वाहनों को रवाना किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास से पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए गेहूं के बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि दीपावली का पर्व पूरे उत्साह, उमंग और शांतिपूर्वक वातावरण में मनाया जा रहा है। दीपावली का पर्व सभी के चेहरों पर खुशी लाए, ऐसा प्रयास है उत्तराखंड, माफी चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का। और उत्सव का वास्तविक आनंद तभी है जब हम किसी पीड़ित को जोड़कर उसकी सहायता के लिए खड़े हों। इसी भावना के साथ आज इस कठिन समय में उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपदा का सामना पंजाब के किसान अकेले नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर आपदा पीड़ित नागरिक के साथ खड़ी है, चाहे वो राहत सामग्री के रूप में सहायता हो, आर्थिक सहयोग हो या फिर पुनर्वास का प्रयास। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएंगे। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए मैं कृषि विभाग को, बीज एवं विकास निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, साथ में कृषि मंत्री जी के द्वारा हरी झंडी देकर पंजाब के लिए बीज रवाना किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अन्नदाता का स्वागत करते हैं। और इस बीच हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, तो देखिए, पंजाब की बड़ी मदद करने का काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस सहायता को पंजाब किस तरह से देख रहा है, पंजाब के अन्नदाता किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीषा, अब जो बारिश हुई है पंजाब में इस वर्ष, वो पिछले कई दशकों में सबसे अधिक बारिश हुई है और भारी तबाही बारिश के कारण से पंजाब में हुई है। न सिर्फ आप ये कह सकती हैं जो खड़ी फसलें थी वो बर्बाद हुई है, बल्कि जो बीज भंडारण हुआ था, यानी कि जो बीज अगले फसल के लिए इस्तेमाल होने थे वो भी बड़े पैमाने पर बर्बाद हुए हैं। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन पंजाब में होता है, तो इसको देखते हुए जो वहां पर बर्बादी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सरकार ने यह कदम उठाया है और ये फैसला किया गया था कि पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित किसान हैं उनकी मदद की जाएगी। और उसी के फलस्वरूप करीब 2500 बोरी जो उन्नत मतलब हाई क्वालिटी के गेहूं के बीज हैं, करीब 1000 क्विंटल उनकी मात्रा है, उसको पंजाब के लिए रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उन्होंने धन्यवाद दिया है कृषि विभाग और बीज विकास निगम को, और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पंजाब के साथ खड़ी है, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो किसान हैं उनके साथ खड़ी है, और किसी भी कदम पर, किसी भी मोड़ पर जब जरूरत होगी उत्तर प्रदेश की सरकार पंजाब के साथ खड़ी होगी। ठीक है आनंद, बने रहिए आप हमारे साथ। उधर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार समेत शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों का सम्मान हुआ है। बताते चले कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका सम्मान किया और 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक देश भर में ड्यूटी के दौरान यूपी के 3 पुलिसकर्मियों समेत 186 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार
जौनपुर के हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह और नोएडा कमिश्नरेट के कांस्टेबल सौरभ कुमार के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया गया है। पुलिस की ओर से शोक सलामी भी दी जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और ये परंपरा वर्ष 21 अक्टूबर 1959 से चली आ रही है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों के हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे। तभी से 21 अक्टूबर को पुलिस बल के बलिदान की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता रहा है और एसटीएफ के निरीक्षक व दल नायक सुनील कुमार शामली में 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद की तलाश में 21 जनवरी 2025 को नाकाबंदी करके वाहनों की तलाशी ले रहे थे। तभी अरशद सफेद कार से वहां से गुजरे और इस दौरान जब टीम ने रोकने का इशारा किया तो अरशद और उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान सुनील कुमार गोली लगने से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और चारों बदमाशों को ढेर कर दिया। हालांकि गुरुग्राम के मैदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विशेष जानकारियां साझा कर रहे हैं। तो आनंद, देखिए, लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस आज खास तरीके से मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत से शहीदों के परिजनों को आज सम्मानित भी किया है। फिलहाल कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ता हुआ और इस बार का कार्यक्रम अन्य सालों की अपेक्षा कितना ज्यादा खास रहा? बिल्कुल, देखिए, जब भी ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है तो अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है, यही वो समय होता है मनीषा, जब जो पुलिस बल के जो चुनौतियां हैं जिनसे वो हम लगातार निपटते रहते हैं, 24 घंटे निपटते रहते हैं, चाहे वो अपराध नियंत्रण की बात हो, कानून व्यवस्था कायम रखने की बात हो या सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात हो, उनकी जो चुनौतियां हैं वो निरंतर बनी रहती हैं। और ऐसे में आज का दिन उनके लिए बेहद खास हो जाता है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनके बीच हों, जब उनकी सराहना कर रहे हों और ये कह रहे हों कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े आबादी वाले राज्य, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, जहां पर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से अपनी जिस कार्यशैली के साथ काम कर रही है, जिस तत्परता से वो इन चुनौतियों से निपटने का काम कर रही है, उसका आभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया है अपने संबोधन में जब आज वो इस कार्यक्रम में थे। इसके साथ ही साथ जो बलिदान पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके कानून व्यवस्था कायम रखने की भरसक प्रयास किया है, उनके परिजनों को भी उन्होंने सम्मानित किया है और ये बताया है कि किस तरह से सरकार है जो उनकी, वो जो बलिदान पुलिसकर्मी हैं या जो वर्किंग पुलिसकर्मी हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार की सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और तमाम जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से पुलिस वाले इससे निपट रहे हैं, सरकार के हमेशा प्रयास होगा कि उनके परिवारों के साथ सरकार खड़ी रहे। ठीक है आनंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस 2025 पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उनके बलिदान को नमन किया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक आभा पांडे नारी शक्ति की प्रतीक बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। तो आज राजधानी लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया और शहीदों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि आज पुलिस स्मृति दिवस है और हर साल इस खास दिन पर तमाम पुलिसकर्मियों की शहादत को याद किया जाता है, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए ये विशेष दिवस मनाया जाता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से लखनऊ में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और शहीदों के परिजनों को भी उन्होंने सम्मानित किया। चलिए अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां आतिशबाजी से अचानक से हड़कंप मचता हुआ नजर आया।
दिवाली पर आतिशबाजी से हड़कंप मचा और 24 घंटे में 48 जगहों पर आग लगने की सूचना मिल रही है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में रोशनी के पर्व दिवाली की रात खुशियों के बीच हड़कंप मच गया। पटाखों और आतिशबाजी की चिंगारियों ने कई इलाकों में आग की घटनाओं को जन्म दिया। बताते चले कि बीती रात गाजियाबाद शहर में अलग अलग स्थानों से आग लगने की खबरें लगातार आती रहीं और मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि 20 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक फायर सर्विस विभाग को कुल 48 कॉल्स प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश आगजनी की घटनाएं आतिशबाजी और लापरवाही के कारण हुई। तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीती रात कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आईं और बताते चले कि फायर विभाग ने बताया है कि बीती रात 48 कॉल्स प्राप्त हुई, जिनमें आगजनी की घटनाएं प्राप्त हुई हैं और बताते चले कि दीपावली पर आतिशबाजी से हड़कंप मचता हुआ नजर आया गाजियाबाद के कई इलाकों में। तो 24 घंटे में 48 जगहों पर आग लगने की सूचना ने भी पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और आतिशबाजी और लापरवाही के कारण ये हादसे हुए। उधर फतेहपुर में दीपावली से पहले जिले की लोदीगंज स्थित अस्थायी पटाखा मंडी में रविवार की दोपहर अचानक से आग लग गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में ही तेज चिंगारियों और लपटों ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आग की भयावहता इतनी ज्यादा अधिक थी कि आसमान तक धुएं के गुबार छा गए और इस भीषण हादसे में करीब करोड़ों रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। घटना के समय मंडी में सैकड़ों खरीदार और करीब 70 दुकानदार मौजूद थे। सभी 70 दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं मौजूद दुकानदारों की मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई है। अचानक लगी इस आग से लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली और दुकानें जलती देख व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। कई लोग आग की चपेट में आने से बाल बाल बचे, तो वहीं दमकल की गाड़ियां और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंडी में सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर थे। प्रशासन की ओर से केवल 10,000 प्रति दुकान के लाइसेंस पर 3 दिनों के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन ना तो अग्निशमन यंत्र लगाए गए थे और ना ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ लाइसेंस फीस वसूलने में प्रशासन सक्रिय रहा, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं गया। आग लगने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक किसी भी स्पष्ट जांच या राहत घोषणा का बयान सामने नहीं आया है। इस हादसे के बाद व्यापारियों में भारी रोष है और लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो ये तबाही टल भी सकती थी। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। एमजी ग्राउंड है जहाँ पे पार्टी सही करो दीपावली से पहले पटाखे की दुकानें लगती हैं। आज अज्ञात कारणों से यहाँ पर किसी एक दुकान में आग लगी और फिर वो पूरे में फैल गई, तो करीब 50-60 दुकानों में 70 दुकानों में ये आग लगी है। यहाँ पे CFO वगैरह और उनकी टीम ने तुरंत जो है आग पे काबू पाया है और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कोई भी आदमी इसमें घायल नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है और किसी प्रकार की कैजुअलिटीज नहीं हुई है। यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और सारी आग पे काबू पा लिया जा रहा है और जो भी अग्रिम इसमें कार्रवाई। आगरा में दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद हवा में प्रदूषण फैल गया है। सोमवार रात से ही प्रदूषण लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और बताते चले कि तड़के सुबह आगरा में धुंध जैसी देखने को मिली। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में समस्या हो रही है और देर रात हवा में जहर की तरह प्रदूषण फैल गया था। देर रात आगरा का AQI लेवल सबसे ज्यादा बढ़ चुका था और उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने AQI बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। आगरा विभाग के अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया है कि AQI फिलहाल 200 से ऊपर पहुंच गया है। प्रदूषण के डेटा के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे तक आगरा की हवा सामान्य स्तर पर थी। आगरा में शाम 4 बजे तक AQI 149 और उसके आसपास ही दर्ज किया गया था।
लेकिन रात में हुई आतिशबाजी से वायु गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ने लगा, जिसके कारण AQI धीरे धीरे बढ़कर 300 तक पहुंच गया और ऐसे में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। रात और तड़के सुबह AQI 300 के पास पहुंच गया था। वहीं हवा की गुणवत्ता खराब होने से बुजुर्गों, अस्थमा और हृदय रोगियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के सदियों पुराने तोशखाने में चल रहा तलाशी अभियान हाई पावर कमेटी के सामने रविवार को बंद कर दिया गया। 2 दिनों तक चली तलाशी पूरी होने के बाद तोशखाने को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। इस दौरान पुराने सिक्के, सोने और चांदी की छड़ें, पीतल के बर्तन बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी ने सितंबर की बैठक में तोशखाना खोलने का फैसला किया था और करीब 54 साल के बाद ये कमरा खोला भी गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के बाद कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में कमरे पर सील और मुहर लगा दी गई। पहले दिन खाली संदूकें और कुछ पीतल के बर्तन मिलने के बाद दूसरे दिन की तलाशी में महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद हुई हैं, जिनमें शामिल हैं वर्ष 1941 के पुराने सिक्के, 3 चांदी की छड़ें, 1 सोने की छड़। तलाशी का काम फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। कमरे को सील करते हुए निरीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। गौरतलब है कि ये तोशखाना 54 वर्षों के बाद खोला गया था, जिसमें पहले दिन खाली डिब्बे और संपत्ति के कागजात गायब होने का मामला सामने आया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने CBI जांच की मांग की है। अब कमेटी के द्वारा सीलिंग के बाद तोशखाने में मिली संपत्ति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। इस बीच गोस्वामी समाज ने तोशखाने को खोलने की प्रक्रिया को लेकर अपना विरोध भी जताया। उनका कहना था कि खजाने को खोलने के दौरान सिर्फ हाई पावर कमेटी और मंदिर के लोग ही मौजूद रहे। मीडिया को इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया और ऐसे में इसकी पारदर्शिता को लेकर संदेह है। हालांकि हाई पावर कमेटी का तर्क था कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई है। उसकी काउंटिंग हो चुकी है। अब वो सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। जो सामान जहाँ मिला था उसको एज इट इज हालत में उसे उसी पे रख के सील किया जा रहा है। क्या क्या सामान जो सामान मिला उसका प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है और उसके बारे में आपको फिर बताया जाएगा। कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। उसको सीज कर दिया जाएगा, सामान को अंदर रखकर। अभी तो वो जैसे था वैसे ही सील रहेगा। फिर उसके बारे में कमेटी निर्णय लगेगी उसका क्या करना है और उसे किस रूप में फिर उसको असेसमेंट करा के और उसको कहाँ जमा करना है। कमेटी निर्णय लेगी। नहीं, आज की प्रक्रिया पूरी हो गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए APN न्यूज।